इट इज कॉल्ड नॉर्मल लंग। रेजोनेंस का मतलब नॉर्मल लंग। रेजोनेंस उधर आता है जहां पे एयर हो, और लंग्स के अंदर नॉर्मल क्या है, एयर है। अगर हाइपर रेजोनेंस हो जाए तो एयर मीन नीमोथोरैक्स है। नीमोथोरैक्स इज एक्सेस एयर अकोमुलेशन, तो रेजोनेंस इज नॉर्मल लंग। हाइपर रेजोनेंस इज, हाँ जी, वेरी गुड, नीमोथोरैक्स। स्टोनी डलनेस इज प्लूरल इफ्यूजन, बट ओनली डलनेस इज निमोनिया। क्लियर है। इसके बाद लेके स्प्यूटम कल्चर कर सकते हैं कि नहीं। हम स्प्यूटम कल्चर क्यों करते हैं, टू सी द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब हम कास को रूल करते हैं काजेटिव ऑर्गेनिज्म। काजेटिव एजेंट क्या है कि भाई निमोनिया कराई किसने है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा है, सुडोमोनास है, क्या है, हमें तब पता चलता है जब हम क्या करें, स्प्यूटम कल्चर कर सके। और लास्ट में जनाब ये निमोनिया की क्या है, इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, एग्जाम में अगर आ जाए कि व्हाट इज दी बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, बेस्ट इनिशियल आंसर इज चेस्ट एक्सरे। हम क्या करते हैं, एक्सरे, कि हम लंग्स को टारगेट करें कि वो इन्फेक्टेड है कि नहीं। बेस्ट इनिशियल इज एक्सरे। कंफर्मेटरी टू सी द रूट काज, आंसर इज स्पूटम कल्चर। तो काज को देखने के लिए स्पूटम कल्चर करते हैं, और बेस्ट इनिशियल में हम क्या करते हैं, एक्सरे। दिस जस्ट ओनली विल हेल्प यू द डायग्नोज, बट कैन नॉट टेल यू विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज देयर एंड वेयर इज द इन्फेक्शन अकर। ठीक है जी। नेक्स्ट, कभी कभार लोगों को इन्फेक्शन होता है, डॉक्टर को जाने से पहले वो खुद एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटीबायोटिक के जरिए न्यूट्रोफिल लेवल क्या हो जाती है, कम, बट इन्फेक्शन इज स्टिल देयर। तो बेस्ट टेस्ट सीबीसी के एक्सरे, इससे एक्सरे करते हैं। क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं। ये डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन जो इन्फेक्शन लंग्स में है वो तो रहती है। तो बेस्ट इनिशियल इज एक्सरे, कंफर्मेटरी इज स्प्यूटम कल्चर। क्लियर है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। हम इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे निमोनिया पेशेंट में। नंबर 1, हम पेशेंट को सबसे पहले हाइड्रेट करते हैं, आईवी फ्लूइड देते हैं, क्योंकि है ना निमोनिया पेशेंट में देयर इज वोमिटिंग, इसके अंदर चेस्ट पेन डिस्निया के साथ साथ क्या लग जाती है, वोमिट कर जाती है बंदा। दूसरी बात, अगर वोमिटिंग ना भी हुई फिर भी आप आईवी फ्लूइड देंगे, वजह यह है कि निमोनिया के अंदर पेशेंट को लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, वो कहते हैं मुझे खाने का दिल नहीं कर रहा, तो हम उसकी बाहर से सप्लीमेंट क्या देंगे, आईवी फ्लूइड। और आईवी फ्लूइड जितना भी देंगे वो पेशेंट यूरिन में पास करेगा, एज फार एज किडनी इज वर्किंग। जब किडनी इज हेल्दी, जितना फ्लूइड आप देंगे इन आउट एक जैसा होना चाहिए, तो कोई डेंजरस पॉइंट नहीं है। आईवी फ्लूइड वहां पे नहीं देते इफ द पेशेंट हैज प्रीवियसली क्रोनिक रीनल फेलियर। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अगर वोमिटिंग है एंटी इमेटिक्स देते हैं, ताकि हम वोमिटिंग को क्या कर सके, कम कर सके। दो ड्रग विच कैन डिक्रीज वोमिटिंग इज एंटी इमेटिक, विल डिस्कस इन जीआईटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लेके, हम पेशेंट को जनाब ऑक्सीजन सप्लीमेंट दे सकते हैं, क्योंकि इसमें डिस्निया होती है कि नहीं। अगर एल्वुलाई खराब है, वो ऑक्सीजन दे नहीं सकती ब्लड को, पेशेंट विल गॉट हाइपोक्सिया, वो हाइपोक्सिया में जा सकता है। इसलिए हाइपोक्सिया से प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को बाहर से क्या दे सकते हैं, ऑक्सीजन सप्लीमेंट देते हैं, ताकि पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवरी क्या कर सके, बढ़ा सके, और पेशेंट स्ट्रेस से निकल आए। नंबर 1। नंबर 2, द पेशेंट विल रिसीव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, वो क्या देगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देगा। एंड क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ निमोनिया कैन काज बाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर फॉर एग्जांपल लोबार निमोनिया है एग्जाम में, या ब्रोंको निमोनिया है, व्हाट इज द वर्ड मीन, या लोब इन्वॉल्व है या ब्रोंकस और एल्वुलाई दोनों इन्वॉल्व है, देन ड्रग ऑफ चॉइस इज सेफ्ट्राइक्सोन। फिर क्या देते हैं, सेफ्ट्राइक्सोन। ठीक है, दैट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को एटिपिकल है, कौन सा निमोनिया है, एटिपिकल, इट इज काज्ड बाय माइकोप्लाज्मा, देन एजिथ्रोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। फिर कहते हैं एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन वंडरफुली वर्क अगेंस्ट माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, और एटिपिकल निमोनिया का कॉमन काज क्या है, माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, तो एजिथ्रोमाइसिन अगर नहीं है, आप क्लेरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं या एरिथ्रोमाइसिन, इसको हम कहते हैं मैक्रोलाइड्स, एजिथ्रो, क्लेरेथ्रो एंड एरिथ्रोमाइसिन। ये हम एटिपिकल निमोनिया में देते हैं, जो इंटरस्टिशियल निमोनिया है। और अगर पेशेंट को फीवर है साथ में, हम एंटीपायरेटिक्स देते हैं, पेनाडोल देते हैं। पेनाडोल विल रिड्यूस दी फीवर स्पाइक, और पेशेंट की वर्कअप करते हैं। सो दिस इज द वे हाउ यू पीपल डील विद द निमोनिया पेशेंट। कोई क्वेश्चन है आप लोग बता सकते हैं जल्दी। क्या नहीं हो सकती, ओके।
आईवी फ्लूइड हम यहाँ से देते हैं, तो आईवी फ्लूइड देने से ये बॉडी कंज्यूम करती है, सेल उसको यूज कर देती है। फ्लूइड विल डिफ्यूज इनटू द कंपार्टमेंट्स, एक्स्ट्रासेल्युलर, इंट्रासेल्युलर, ठीक है। नहीं, जब आप उसको एनाल्जेसिक देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, चेस्ट को रेस्ट देंगे, दिस फ्लूइड विल हैंडल बाय द चेस्ट, नो प्रॉब्लम। आईवी फ्लूइड मीन 70% ऑफ द बॉडी वांट फ्लूइड, तो ये सेल में डिफ्यूज हो जाती है, इट विल नॉट वर्सन द चेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। क्लियर है? दैट्स व्हाट ऑल अबाउट निमोनिया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ जा रहे, जो सबके लिए नया है, आप लोगों के लिए, सबके लिए, और बहुत से लोग इसको जानते हैं। इसको कहते हैं हैंड पंप जनरेटर सिस्टम, ठीक है ना, हैंड पंप जनरेटर सिस्टम। कभी नाम सुना है मेडिसिन में? बात है नहीं प्लीज। हैंड पंप जनरेटर सिस्टम का मतलब क्या है? देखिए, हैंड पंप जनरेटर सिस्टम ये इंटरनल मेडिसिन के, ये पीएमसी ने ऐड किया है, फिर पीएमडीसी में नहीं था, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन क्वेश्चन इसके आते हैं। हैंड पंप जनरेशन सिस्टम से मुराद क्या है? इसका एक डायग्राम पहले ड्रा करें फिजियोलॉजी के लिए, फिर आगे आसान हो जाएगा। देखिए, इफ दिस इज अ ब्रेन, दिस इज फोर ब्रेन, इसके बाद क्या है? मिड ब्रेन, दिस वन इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के साथ हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है? पोन्स, और पोन्स के साथ नीचे मेडुला ओब्लांगेटा, ये तो पता है ना, दिस मेडुला ओब्लांगेटा एंड देयर इज स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे फोरामेन मैग्नम होता है, ठीक है जी। ब्रेन को इस तरह एक सिंपल डायग्राम में ड्रा करें, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड मिड ब्रेन, ठीक है जी, दिस पार्ट इज कॉल्ड पोन्स, और इसको क्या कहते हैं? मेडुला ओब्लांगेटा। ये तीन पार्ट सबसे पहले आप लोग याद रखें। पहले बताए शाबाश, कौन कौन से? मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा। इन तीनों पार्ट्स को कंबाइंडली ब्रेन स्टेम कहा जाता है, ये पता है? इन तीनों को क्या कहा जाता है? ब्रेन स्टेम, दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम। ओके जी। अब इसके साथ जो कंसेप्ट में हम चीजें पढ़ेंगे इस साइड पे हैंड पंप जनरेटर के लिए, वो इसमें बहुत कंसेप्ट पड़ा होता है, ठीक है। आप लोग इसके ऊपर क्वेश्चन हल करेंगे, एग्जामिनर 4-5 एमसीक्यू से लाता है, ठीक है। तो देखिए, फिजियोलॉजी ये कहती है, इफ दिस इज फॉर एग्जांपल, दीज आर द लंग्स, ये हम लंग्स को ड्रा करते हैं, दिस इज द राइट लंग, और इस साइड पे क्या है? लेफ्ट लंग है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस 3 लोब लंग एंड दिस कॉल्ड 2 लोब लंग, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। लंग्स के ऊपर क्या है? रिब्स है, रिब्स, और रिब्स के दरमियान मसल्स है, उसको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, ठीक है। लंग्स के नीचे सबसे जो प्राइमरी चीफ रिस्पिरेटरी मसल है, दैट इज कॉल्ड डायफ्राम, इसका नाम क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम इज अ चीफ रिस्पिरेटरी मसल। डायफ्राम इज अ मसल विच डिफरेंशिएट thoracic कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, क्लियर है, और ये हेल्प करता है सांस लेने में, ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन टू बी अंडरस्टैंड इज कि यहाँ से फॉर एग्जांपल, यहाँ से मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर, मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर एक सेंटर होता है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सेंटर, इसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी। आप लोगों ने नाम सुना है एपनियोस्टिक सेंटर, न्यूरोस्टिक सेंटर, ये हम आगे पढ़ेंगे मेडुला के अंदर जब डिजीज पढ़ेंगे। सिंपली रिमेंबर कि देयर इज अ रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट इन दी मेडुला ओब्लांगेटा। ये सेंटर स्पाइनल कॉर्ड का जो सर्वाइकल एरिया है, C3, C4 एंड C5, इससे एक नर्व निकलती है, और इससे, तो C3, 4, 5 जब आपस में क्या हो जाए? इकट्ठी हो जाए, इस नर्व का नाम है प्रेनिक नर्व, इसको हम क्या कहते हैं? प्रेनिक नर्व। ये नाम सुना है? प्रेनिक नर्व मुझे FCPS के पहले एमसीक्यूज में आता कि प्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू बताए, आंसर इज C3, C4 एंड C5, 345, ठीक है ना। किसका मतलब यह है कि 3, 4, 5 सर्वाइकल एरिया से जो नर्व निकलेगी तीनों, वो इकट्ठी हो जाएगी कितने नर्व में? एक में, और उस नर्व का नाम क्या है? प्रेनिक नर्व। ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, इट सेट सिग्नल टू स्टिमुलेट विच नर्व? प्रेनिक नर्व। इसका कंट्रोल इस पे है, और प्रेनिक नर्व आकर किसको सप्लाई करती है? डायफ्राम को। किसको सप्लाई करती है? डायफ्राम। और फिर डायफ्राम क्या करता है? ये थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, जब ये डिप्रेस होता है तो वहां पे लंग्स क्या हो जाते हैं? एक्सपांड, और हम ऑक्सीजन को इन कर देते हैं। बात समझ गए कि नहीं? इसका मतलब इस लंग के अंदर एल्वुलाई है, क्या है? एल्वुलाई, और हर एल्वुलाई को अपना ब्लड सप्लाई मिलती है कि नहीं? तो हम ब्लड को ऑक्सीजन देंगे, और ब्लड से क्या चीज लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे,
क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। अब देखें यहाँ पे जो मेन पॉइंट है कि ये जो एरिया है, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से आनी चाहिए? रेस्पिरेटरी सेंटर विच इज प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लांगेटा विच इज अ पार्ट ऑफ तो ब्रेन स्टेम हेयर एक्ट एज अ जनरेटर। ये जनरेट करने वाला सिस्टम है। जब तक ये जनरेट नहीं करेगी इम्पल्स तब तक उधर काम नहीं चलेगा। तो जनरेटर एक्ट एज अ ब्रेन स्टेम। फिर ये जनाब आगे ये एक इस तरह मतलब एक हथेली की तरह एक नर्व गई है। ये जो हथेली है नर्व है प्रीनिक नर्व, इट इज अ पंप। ये क्या है? पंप है। तो ये हैंड है, ये क्या है? हैंड है। और फिर ये जब काम करेगा तो एल्व्यूलाई कुछ चीजें आगे पंप करेगी और कुछ पीछे, इसको पंप कहते हैं, ये एक्सचेंज हो जाएगा। तो जनरेटर एक्ट एज अ ब्रेन स्टेम, हैंड एक्ट एज अ प्रीनिक नर्व और पंप एक्ट एज अ एल्व्यूलाई। क्लियर है? अगर ये चीज चलेगी सर्किट तब हम आसानी से सांस ले सकेंगे। ठीक है, ये फिजियोलॉजी है। अब समझ गए बात को कि नहीं? इसको कहते हैं हेड पंप जनरेशन सिस्टम। ठीक है, जनरेटर सिस्टम। ये रिस्पिरेटरी सेंटर प्रीनिक नर्व को कहता है कि डायफ्राम को क्या करे? रिलैक्स करे। जब ये नीचे जाएगी तो ऊपर लंग्स क्या हो जाएगी? एक्सपांड। और हम बाहर से ऑक्सीजन इन करेंगे और बाहर क्या चीज निकालेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। एंड दैट इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। जिन लोगों को जुडिशियल हैंगिंग दी जाती है, फांसी यहाँ पे टाई कर देते हैं, ये मिडुला ओब्लांगेटा के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर को डैमेज कर दें। लंग्स तो ठीक होते हैं, बंदा मर जाता है। वाई? बिकॉज वी डैमेज द सेंटर। अगर ये सेंटर गए, चाहे जितना हेल्दी लंग्स क्यों ना हो, लंग्स काम कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। बात क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सुन ले, अगर एक पेशेंट है वो आप लोगों के पास आया है और उसका एल्व्यूलाई वर्क नहीं कर रहा। क्या चीज वर्क नहीं कर रहा? एल्व्यूलाई वर्क नहीं कर रहा। ओके, देख एमसीक्यूज और एक होते गुड फ्रेंड, गुड गैस या गुड फ्रेंड, और एक होते बैड गैस विच इज अ बैड फ्रेंड। फॉर व्हाट? आंसर आई एम टॉकिंग अबाउट सीएनएस। आई एम टॉकिंग अबाउट सीएनएस। इफ द क्वेश्चन कम गुड गैस फॉर द बॉडी दैट इज ऑक्सीजन, वो क्या है? ऑक्सीजन है। बैड गैस फॉर द बॉडी इज कार्बन डाइऑक्साइड। बट गुड गैस फॉर द ब्रेन दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और मैं बता रहा हूं क्यों। और बैड गैस फॉर द सीएनएस इज ऑक्सीजन। अब लोग हैरान हो जाएंगे कि ये क्या चीज चल रही है। ठीक है ना? ओके, ब्रेन कंज्यूम ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन पे जिंदा है, लेकिन उस जिंदगी को मेंटेन रखना ये किसका काम है? कार्बन डाइऑक्साइड का काम है। ये बहुत अजीब कंसेप्ट है, कभी किसी ने नहीं पढ़ा होगा इस तरह। अब देखे, हमारा ब्लड है, ब्लड, और ऊपर जनाब क्या है? ब्रेन है। तो ब्लड और ब्रेन के दरमियान क्या है? बैरियर। इस बैरियर का नाम क्या है? ब्लड ब्रेन बैरियर। कोई भी चीज अगर ब्लड से ब्रेन तक जा रही हो, वो किसको क्रॉस करेगा? बैरियर को क्रॉस करेगा। अब दिस बैरियर इज मेड अप ऑफ लिपिड्स। ये किससे बना होता है? लिपिड। कार्बन डाइऑक्साइड इज हाईली लिपिड सॉल्युबल गैस। ये कौन सा गैस है? लिपिड सॉल्युबल। तो जो चीज लिपिड लाइक लिपिड हो तो वो आसानी से पास होगा कि नहीं? आसानी से। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बॉडी में, सुन ले, जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो दिस एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड क्विकली क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर रीचेस टू दी ब्रेन एंड स्टिमुलेट दिस रेस्पिरेटरी सेंटर। ये किसको स्टिमुलेट करता है? रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना इनडायरेक्टली ब्लड में किस चीज का कम होना? ऑक्सीजन। हाइपोक्सिया है। हाइपोक्सिया इज अ डेंजरस थिंग। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए ब्लड में, इट विल क्रॉस फ्रीली ब्लड ब्रेन बैरियर। इसको क्रॉस करने के लिए कुछ चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि इट इज लिपिड सॉल्युबल गैस एंड बैरियर इज अ लिपिड। इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रोसेस। इसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। जब ये इधर से जाएगी ब्रेन में एंटर करेगी, इट विल एक्टिवेट सेंटर एंड दिस सिस्टम। जब ये इसको एक्टिवेट करेगी, प्रीनिक नर्व स्टिमुलेट होगी, डायफ्राम नीचे आएगी, लंग्स क्या हो जाएगी? ताकि हम बाहर से ज्यादा ऑक्सीजन ले और ब्लड में ऑक्सीजन को बढ़ाए। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ना होता, हम में हाइपोक्सिया होता लेकिन बॉडी को सिंसी ना होता, तो हम पता नहीं चलते चलते गिरकर मर जाते। सो गुड फ्रेंड टू स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेंटर इज ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है कि नहीं? बिकॉज ऑफ इट्स क्रॉसिंग ब्लड ब्रेन बैरियर कैपेबिलिटी। और ये किसको एक्टिवेट करता है? रेस्पिरेटरी सेंटर, ताकि वो डायफ्राम को रिलैक्स करके लंग्स को एक्सपांड करे, ताकि हम मैक्सिमम क्या इन करें? ऑक्सीजन इन करें। और हम किस चीज की डैमेज से बच जाए? हाइपोक्सिया की डैमेज से बच जाए। ये
ये डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हाइयर से लोअर की तरफ जाना, ये डिफ्यूजन प्रोसेस है। तो अब इस सिस्टम का कोई तुक बन गया कि नहीं, फिजियोलॉजी है इसमें कि नहीं। अब कहने का मतलब ये है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखे, अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम में आ जाए कि आप पेशेंट, मैं ऐसा करता हूँ, चले लेके केस, इस पे केस अप्लाई करते हैं। 22 ईयर ओल्ड, ये फिजियोलॉजी है सारी, ठीक है। अब इस पे पैथोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। पेशेंट presented with complaint of dyspnea, ठीक है जी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारे नॉन स्पेसिफिक फीचर है, कफ एंड चेस्ट पेन, एंड डायग्नोज्ड फॉर अब देखिए थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, डायग्नोज फॉर निमोनिया, मैंने डायग्नोज दे दी है कि क्या है, निमोनिया है पेशेंट को। लैब पैरामीटर्स शोज, लैब पैरामीटर पे डिसाइड करेंगे। अब लैब पैरामीटर में लेके PaO2, इसका मतलब क्या है, डिक्रीज। फिर लेके PaCO2, नॉर्मल और माइल्ड डिक्रीज। अच्छे से अच्छे एमोस पे भी अप्लाई करेंगे, ये नहीं आती चीज, ठीक है ना। ये बहुत कंसेप्चुअल एरिया है, ठीक है। इसको जो भी क्वेश्चन है पूछे, लेकिन इसको क्लियर जरूर करें, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ, इसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ। फिर आखिर में है PaO2 माइनस PaO2, इंक्रीज माइनस डिक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज। हाँ जी, ठीक है ना, बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। ओके, ये इसकी इंटरप्रिटेशन है, वैल्यू है, ठीक है जी। और आप लोगों को एग्जामिनर ने बताया है डायग्नोसिस क्या करनी है। व्हाट इज द डायग्नोसिस, एनीवन? आप लोग तो कहोगे सर वो तो आपने बता दिया कि क्या है, सोने का टाइम है। हाँ, आप लोग कहोगे कि सर आपने तो बता दिया है कि द पेशेंट इज डायग्नोज फॉर निमोनिया, फिर वो आपसे क्या पूछ रहे। ऑप्शन ए टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, ये टॉपिक कभी नहीं सुना होगा, ठीक है। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, टाइप 3 रेस्पिरेटरी फेलियर। पीएमसी वाले ने सिर्फ टाइप 1 टाइप 2 दिया है, हम 3 4 भी पढ़ते हैं, ठीक है। टाइप 4 रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। तब बस टाइप 3 टाइप 4 रेस्पिरेटरी फेलियर। इधर जो पीएमसी वालों की है ना, पीएमसी वालों, इन लोगों ने जो अपने इसमें दिया है, इसमें क्या लिखा है यहाँ पे, टाइप 1 एंड टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि लोगों में होते भी ज्यादा टाइप 1 टाइप 2 है, लेकिन वी शुड नो अबाउट टाइप 3 एंड टाइप 4 एज वेल, ठीक है। एज अ स्टूडेंट, एज अ डॉक्टर, हमें तो पता होना चाहिए ना कि 3 4 भी क्या चीज है। Anyone in the class can tell me it is which type of failure? पहले okay, type 4. Next, type 2. Anyone in type 1? Nobody. Type 1. Okay, और ये ठीक है, type 1 is okay, ठीक है, yes, ठीक है। लेकिन इसको अभी हम हल करेंगे, why type 1 and what is type 1, ठीक है। हाँ जी, अब देखें, पेशेंट हैज निमोनिया, पेशेंट को क्या है, निमोनिया है, कंसोलिडेशन है, चेस्ट पेन, सब कुछ है। दिस इज अ लंग, ये लंग एल्वुलाई है, और हर एल्वुलाई को अपना ब्लड सप्लाई मिलता है कि नहीं। देखिए, एल्वुलाई से नीचे क्या चीज आती है ब्लड में, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन, और ऊपर इससे क्या चीज जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सचेंज इसको कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज। एक्सचेंज से मुराद क्या है, एक्सचेंज में गैसेस भी है, ये गैसेस हम एल्वुलाई और ब्लड के दरमियान
एक्सचेंज करते हैं ना। अगर यहाँ पे ब्लड सप्लाई ना होता तो एक्सचेंज हो जाता। द अमाउंट ऑफ ब्लड, सुन ले एमसीक्यूज, द अमाउंट ऑफ ब्लड अवेलेबल फॉर दी वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड है कि नहीं, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड फॉर द गैसियस इज कॉल्ड परफ्यूजन। इसको क्या कहते हैं, परफ्यूजन। और फिर एक्सचेंज के लिए गैसेस का होना जरूरी है कि नहीं, हाँ जी, अमाउंट ऑफ गैसेस अवेलेबल फॉर व्हाट, एक्सचेंज इज कॉल्ड वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो का नाम सुना है कि नहीं, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो का नाम सुना है। जितना एयर एक्सचेंज में हिस्सा लेता है उसका नाम क्या है, वेंटिलेशन है। और जितना ब्लड एल्वुलाई को अवेलेबल होता है उसका नाम क्या है, परफ्यूजन है। परफ्यूजन इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू, वेंटिलेशन इज कैपिटल वी। हम कहते हैं ना वी बाई क्यू रेशो, ये हम अलग पढ़ेंगे, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो। अब इधर देखे, हाँ सिंपल रखते हैं, बिल्कुल सिंपल। अगर फॉर एग्जांपल सुन ले, इस एल्वुलाई की इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, क्या हो चुकी है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वुलाई इज कॉल्ड निमोनिया। अब लिखना नहीं है, इधर फोकस करे समझ आ जाएगी। एक चीज समझ ले लेकिन सही समझ ले, एल्वुलाई की इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं, निमोनिया। निमोनिया में जब एल्वुलाई डैमेज हो जाए तो गैसेस एक्सचेंज होगी नहीं, ऑक्सीजन एल्वुलाई तक तो आ जाएगा लेकिन इनहेल तो होगा, लेकिन एल्वुलाई से किधर तक नहीं जाएगा, ब्लड तक नहीं जाएगा। बात समझ गए कि नहीं। इस ऑक्सीजन का एल्वुलाई में अपना एक प्रेशर है कि नहीं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दी एल्वुलाई इज पी कैपिटल AO2, ए पर एल्वुलाई। ये एमसीक्यू याद रखें, कैपिटल ए का मतलब क्या है, एल्वुलाई है। और वो ऑक्सीजन जो किधर हो, आर्टरी में हो, ब्लड में हो, उसको पी स्मॉल AO2 कहते हैं। पहला तो डिफरेंशिएशन करें, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टरी इज पी स्मॉल AO2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वुलाई इज पी कैपिटल AO2। ये क्लियर है कि नहीं, एक पॉइंट क्लियर है। तो अब ये समझ गए कि नहीं, ये किधर की प्रेशर है, आर्टरी, ये किधर की है, आर्टरी, और ये एल्वुलाई की है। अब समझ गए। अब देखे, हाँ स्टूडेंट ये होता है कि उसको समझने की कोशिश करे कि है क्या चीज, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आना सही है कि नहीं, सही है, लेकिन इधर तक आना खराब है क्योंकि ये पूरा एरिया खराब है, इन्फ्लेमेशन है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का इधर आना नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, नॉर्मल है। अब ये चाहते हैं कि मैं बाहर निकलूं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल सकता क्योंकि इधर के एल्वुलाई की क्या है, इन्फ्लेमेशन है। व्हाट विल हैपन टू ऑक्सीजन इन द ब्लड, डिक्रीज। व्हाट विल हैपन इन ब्लड, डिक्रीज। व्हाट विल हैपन टू कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, इंक्रीज। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इज कॉल्ड हाइपरकेपनिया। इसको क्या कहते हैं, हाइपरकेपनिया। और डिक्रीज ऑक्सीजन इन द ब्लड इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। ऐसा है कि नहीं, पेशेंट को हाइपोक्सिया हुआ और हाइपरकेपनिया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, बढ़ गया। सुन ले, अब बढ़ गया, इसने छुटकारा हासिल करना है, किसी न किसी तरीके से तो जाना है। अब इधर देखिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो इन एल्वुलाई के सामने आ जाए, जिसकी क्या हो चुकी है, इन्फ्लेमेशन। निमोनिया में तो शायद एक लोब भी जा सकता है, दो भी जा सकते हैं, चाहे लोब का कोई पार्ट भी जा सकता है। कि उस कार्बन डाइऑक्साइड की मैं जिक्र करता हूं जिसके सामने एल्वुलाई की क्या हो चुकी है, इन्फ्लेमेशन हो चुकी है। बात सुने, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में क्या हो गया, बढ़ गया। दिस कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, वही बात स्टिमुलेटर की। और रेस्पिरेटरी सेंटर को कहते हैं कि कुछ करे, ऑक्सीजन नहीं आ रही नीचे। बात समझ गए। जब ऑक्सीजन नहीं आ रही तो स्टिमुलेट होगा, प्रीनेक नर्व स्टिमुलेट होगी, वो डायफ्राम को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा ताकि हम मैक्सिमम एयर ले ले। अब जब वो लंग्स को एक्सपांड करेगा तो एल्वुलाई क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे कि नहीं। तो अगर ये एल्वुलाई इधर तक इन्फ्लेम्ड इधर तक, तो डायमीटर बढ़ जाएगा कि कम, बढ़ जाएगा। तो थोड़ा स्पेस बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड लीक के लिए चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन नीचे नहीं आएगी। बात समझ गए कि नहीं। अब वो सिस्टम चाहते ऊपर से कि ऑक्सीजन भी जाए, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकले, लेकिन मसला एल्वुलाई के अंदर है, वो ऑक्सीजन छोड़ता ही नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, और उस एल्वुलाई पे रेस्पिरेटरी सेंटर ज्यादा फोर्स लगाएगा जो नॉन इन्फेक्टेड है, इसमें निमोनिया नहीं है। तो पहले अगर 2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े थे तो अभी 10-10 छोड़ेंगे ताकि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। बात समझ गए कि नहीं। अब इधर देखे, इधर
तो इस पेशेंट में एल्वुलाई के अंदर PaO2 क्या होगा, ज्यादा, आर्टरी में क्या होगा, कम, आर्टरी में क्या होगा, कम। ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है उसको तो हम छुटकारा हासिल कर लेंगे ना, क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर ने कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला है अदर एल्वुलाई से, अदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल या तो ब्लड में क्या हो जाएगा, नॉर्मल, या ज्यादा निकलेगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो PaO2 इज नॉर्मल और माइल्ड डिक्रीज। लेकिन PaO2 क्या है, ज्यादा, और ये क्या है, कम है। अगर इसके हम डिफरेंस करेंगे फिर भी हमें इधर क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। अगर आप इसको बहुत सिंपल रखते हैं, इस तरह रखे कि PaO2 एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन क्या होगा, ज्यादा, आर्टरी में कम, और कार्बन डाइऑक्साइड या नॉर्मल होगा या माइल्डली कम हो जाएगा। अब ये रेस्पिरेटरी काम, रेस्पिरेशन कर रहे हैं काम के नहीं, एक्सचेंज सही तरीके से, फेलियर ऑफ एक्सचेंज, अगर एक्सचेंज नहीं हो सकी, इफेक्टिव एक्सचेंज, कंडीशन इज रेस्पिरेटरी फेलियर, एक्सचेंज नहीं हो रहा। अब ये जो एक्सचेंज नहीं हो रहा, इसका मसला ऊपर जनरेटर में है या पंप में है, पंप में है, एल्वुलाई में है। ऐसा रेस्पिरेटरी फेलियर जिसमें ब्रेन इज वर्किंग वेल बट यूर लंग्स आर इन्फेक्टेड, लंग्स आर नॉट वर्किंग वेल, इसको टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर कहते हैं। तो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर इसका आंसर है। निमोनिया इज अ प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन और इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ लंग्स। तो अगर एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए निमोनिया इज एग्जांपल ऑफ विच रेस्पिरेटरी फेलियर, टाइप 1 रेस्पिरेटरी। आस्थमा टाइप 1 रेस्पिरेटरी, COPD टाइप 1 रेस्पिरेटरी, पल्मोनरी एडिमा टाइप 1, प्लूरल इफ्यूजन, एनीथिंग डैमेज द लंग इज टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। बात समझ गए कि नहीं, आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं, ये क्लियर हुआ कि नहीं। ओके, एक और पेशेंट की तरफ जाते हैं, ये लिख ले शाबाश जल्दी। समझ आ रही है कि नहीं, इज अ न्यू टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमजा कोई गेन कर रहे हो, ओके डन है जी। ये वाला लिखा है, ये वाला सिर्फ ये जल्दी करे शाबाश। घंटा गुजर गया, 5 मिनट ही लगते, पता नहीं स्टार्ट नहीं क्या होता, फिर घंटा गुजर जाता है। मैं तो ये सोचने पे आया हूँ कि 2-2 घंटे क्लास रखे बंदा, यार ये तो मजा नहीं आता। मजा आयो कि पूरे एक दिन में पूरा सिस्टम उड़ा दे, ठीक है ना। हाँ जी शाबाश, लेकिन इंशाल्लाह जो पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। ये वाला जल्दी लेके शाबाश यार। टाइम बहुत स्ट्रिक्ट चीज है। आप सोचोगे कि चलो मैं 5 मिनट पढ़ाता हूँ, देखते उधर तो आधा घंटा गुजर जाता है, ठीक है ना। आप लोगों ने वीडियोस में NRDS लिखा किया था, ओके ये हो गया ये वाला। ओके देखे, अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, देखे इसको लिखे, इफ अ पेशेंट है, अगर एक पेशेंट है उसको जनाब ब्रेन इंजरी है, क्या चीज है, ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी में मेनिंजाइटिस आ सकती है कि नहीं, ओके, सीएनएस ट्यूमर हो सकते हैं कि नहीं, हाइड्रोसेफिलस हो सकती है कि नहीं, एक्सिस CSF अकोमुलेशन इज कॉल्ड हाइड्रोसेफिलस। कोई भी ब्रेन इंजरी ले ले आप लोग, कोई भी, ठीक है। या ब्रेन डैमेज ओपियोइड एनाल्जेसिक से हो सकती है कि नहीं, ड्रग्स, ड्रग्स कैन डैमेज द ब्रेन, पॉइजन टॉक्सिन हो सकती है कि नहीं। आखिर में कहने का मतलब यही बन गया, एनीथिंग विच कैन डैमेज दी ब्रेन, हर वो चीज जो ब्रेन को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। अब इधर देखें, डैमेज हो जाए ब्रेन, अब अगर ब्रेन डैमेज हो जाए तो प्रीनिक नर्व स्टिमुलेशन
होगी? नहीं होगी, यही होगी। जब नहीं होगी तो हम ऑक्सीजन NO नहीं कर सकेंगे। तो वैल्यू को देखे Pa, पहले तो ऑक्सीजन किधर जाता है, वो ज्यादा होगा कि कम? कम हो जाएगा। यार गेन कर रहे हो साथ साथ में कि नहीं? When brain is damaged, center is gone, your preneck nerve will not stimulated. अगर ये स्टिमुलेट नहीं होगी, डायफ्राम नीचे नहीं जाएगा, आपको सांस लेने में जो एबिलिटी है वो नहीं रहेगी। तो अगर ऑक्सीजन कम आएगा तो PaO2 क्या होगा? कम। जब इधर कम होगा, अगर एल्वियोलाई ठीक भी है, कम है, तो एक्सचेंज भी क्या होगा? कम। तो PaO2 स्मॉल क्या होगा? हाँ, ज्यादा के कम? कम होगा, ये भी कम होगा। लेकिन ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा?